हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2025 में रिलीज हुई मच अवेटेड पोस्ट अपोकलिप्टिक हॉरर मूवी 28 इयर्स लेटर का ब्रेकडाउन, जो 28 लेटर फ्रेंचाइज का थर्ड पार्ट है और 28 डेज लेटर और 28 वीक्स लेटर के सालों बाद की स्टोरी है। जैसा कि नाम बता ही रहा है, खास बात यह है कि ओरिजिनल राइटर और डायरेक्टर की जोड़ी इसमें वापस लौटी है। एलेक्स गार्लैंड ने इसे लिखा है और डैनी बॉयल ने डायरेक्ट किया है। जैसे पहली मूवी एक डीवी कैमरा पे शूट हुई थी, वैसे ये मूवी भी अलग तरीके से शूट हुई है आईफोन 15 प्रो मैक्स पर। सालों की मुश्किलों के बाद ये फ्रेंचाइज रिवाइव हो पाई है। तो ये मूवी कैसे बनी, आगे इस फ्रेंचाइज में क्या होगा, किलियन मर्फी कब देखने को मिलेंगे दोबारा, ये सारी बातें मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। साथ ही इस मूवी से जुड़े ढेर सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताने वाला हूँ। तो अगर आपने पिछले 2 पार्ट्स नहीं देखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने रिसेंटली दोनों मूवीज को ब्रेक डाउन किया है। आप जाकर वो वीडियोस देख लो, मूवी देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उल्टा इस पार्ट के लिए एक्साइटमेंट 100 गुना बढ़ जाएगी। लेकिन उन्हें देखे बिना ये वीडियो कंटिन्यू मत करना, वरना इस मूवी को समझ नहीं पाओगे। तो चलिए देखते हैं 28 सालों बाद इस यूनिवर्स में क्या कुछ बदला है। ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से ब्रेक डाउन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है 2002 में, जब रेज वायरस आउटब्रेक हुआ था चिंपैंजीज को फ्री करने के चक्कर में। रेज वायरस एक ऐसा वायरस है जो इंसानों पे हावी होकर उन्हें जानलेवा खूंखार दरिंदे बना देता है। सब कुछ मैं डिटेल में समझा चुका हूँ। जब ये वायरस फैलना शुरू हुआ था तब लोग एकदम क्लूलेस थे। उन्हें कोई जानकारी नहीं थी कि आखिर ये हो क्या रहा है और उन्हें करना क्या है। इसी आउटब्रेक के बीच हम स्कॉटिश हाईलैंड्स में जिमी नाम के बच्चे को देखते हैं, जो एक रूम में कई सारे बच्चों के साथ बैठकर टीवी पे टेलीटबीज देख रहा था। लेकिन बच्चों के चेहरे देखकर पता चल रहा है कि वो खुशी खुशी टीवी नहीं देख रहे। उन सबको जबरदस्ती रूम के अंदर लॉक किया गया है, क्योंकि बाहर पूरा केओस चल रहा है। जिमी की आंटी घर में आई और अपनी बच्ची को भी उसी रूम में छोड़ गई, जिससे पता चलता है कि इस मुश्किल घड़ी में पूरा खानदान जिमी के घर में जमा हो रहा है, ताकि फिगर आउट कर सके कि आखिर करना क्या है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जिमी का डैड चर्च में मिनिस्टर है। वो गाइडेंस दे देगा, पर वो तो घर में है ही नहीं। और ऐसा इन्हें करना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि बाहर से लोग आ रहे हैं तो एक आधा इन्फेक्टेड भी साथ में आ ही जाएगा। और हुआ भी ऐसा ही। आंटी जिमी को बोल कर गई थी कि चुपचाप बैठे रहना, लेकिन जिमी दरवाजे के पास जाकर बाहर हो रहे शोर शराबे को सुनने लगा। बस तभी कई सारे इन्फेक्टेड आदमी दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आए और सभी बच्चों के ऊपर टूट पड़े। जिमी की किस्मत अच्छी थी कि वो दरवाजे के पीछे छुप के बच गया था, या कहूं कि जिमी की जिज्ञासा ने उसकी जान बचा ली। मौका मिलते ही वो रूम से बाहर भागा तो सामने उसकी मॉम थी, जिसने उसे देखते ही दरवाजा बंद कर लिया और वो बोली कि जल्दी यहाँ से भाग जाओ। ऐसा एक सीन हमने 28 वीक्स लेटर की ओपनिंग में भी देखा था, जान बचाने के लिए दरवाजा बंद कर देना। यहाँ पे जिमी की माँ ने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी, इन्फेक्टेड के साथ खुद को रूम में बंद करके, जिस वजह से जल्दी वो भी इन्फेक्टेड में बदलने लगी और जिमी की आंटी भी। बदलते हुए भी जिमी की माँ यही बोल रही थी कि बेटा भाग जाओ, जैसे 28 डेज लेटर में फ्रैंक भगा रहा था अपनी बेटी को। फिर घर से भागकर जिमी पहुंचा चर्च में और उसे देखकर इन्फेक्टेड्स भी चर्च की तरफ भागे आ रहे थे। चर्च के अंदर उसका डैड आराम से प्रे कर रहा था, तो जिमी उनके गले लगकर उन्हें बताने लगा कि मॉम और बहन मर चुकी है। तब डैड बोला कि मरी नहीं है, बचा ली गई है। डैड का कहना था कि जो हो रहा है सही हो रहा है। वो इस दिन को डे ऑफ जजमेंट बता रहा था, जो हो रहा है गॉड की मर्जी से हो रहा है। उसने गले से अपना क्रॉस निकालकर जिमी के हाथ में पकड़ा दिया और बोला कि इसे हमेशा अपने पास रखना और हमेशा फेथ रखना। जिमी बहुत ज्यादा डरा हुआ था और डैड की बातों से भी उसे कोई राहत नहीं मिली। इतने में इन्फेक्टेड चर्च के अंदर आ गए तो जिमी जल्दी से जाकर फ्लोर के नीचे छुप गया। उसका डैड जो बड़ा खुश था, इन्फेक्टेड्स ने घेर कर उसे भी इन्फेक्टेड बना डाला। फिर सभी इन्फेक्टेड्स को लेकर वो चल दिया बाकी लोगों को इन्फेक्टेड्स में बदलने। और नीचे छुपा हुआ जिमी ये सब देख रहा था। वो रोते हुए बोल रहा था, फादर आपने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया। फिर जैसे इन्फेक्टेड्स दूर चले गए, जिमी चर्च से निकलकर भाग गया और बस भागता रहा। एक और जबरदस्त ज़ॉम्बी मूवी ओपनिंग। पिछली 2 मूवीज जितनी ग्रेट तो नहीं है, पर ठीक ठाक है।
इसके बाद हमें बताया जाता है कि रेज वायरस ने यूके को तबाह कर दिया। 28 वीक्स लेटर की एंडिंग में वायरस पेरिस तक पहुंच चुका था, पर यहाँ पे बताया जा रहा है कि वायरस को यूरोप में फैलने से रोक दिया गया। अब इन्फेक्टेड लोग सिर्फ ब्रिटिश मेनलैंड के अंदर है, जिसे अनिश्चित काल तक क्वारंटीन किया हुआ है वायरस को कंटेन करने के लिए। और जितने भी सर्वाइवर्स हैं, यानी जो इन्फेक्टेड नहीं है, उन्हें खुद अपने दम पे सर्वाइव करना है। ना तो सरकार उनकी कोई मदद करेगी, ना ही आर्मी, क्योंकि आर्मी ने एक बार मदद करके देख ली, जिसके बाद सेकेंड आउटब्रेक हुआ था इस वायरस का और ये यूरोप में फैलते फैलते बचा था। इसलिए अब कोई भी दखल नहीं देगा। पर दिक्कत यह है कि इस वायरस को फैले हुए अब 28 साल बीत चुके हैं। हम आ गए हैं 28 ईयर्स लेटर, लेकिन अभी तक ब्रिटेन पूरा क्वारंटीन ही पड़ा है, क्योंकि रेज वायरस की कोई वैक्सीन नहीं बन पाई। फिर एक सवाल ये आता है कि इतने लंबे टाइम में तो सभी इन्फेक्टेड्स को भूख से मर जाना चाहिए था ना, जैसे पहले मर गए थे 1 महीने के अंदर। ब्रिटेन को अब तक इन्फेक्टेड मुक्त हो जाना चाहिए था, पर हुआ कैसे नहीं, वही तो हम मूवी में देखेंगे। तो इंग्लैंड के पास एक छोटा सा आइलैंड है लिंडस्फॉर्न। उस आइलैंड पर इंसानों की एक छोटी सी कम्युनिटी पनप रही है। आउटब्रेक के टाइम पे जो लोग इंग्लैंड से भागकर इस आइलैंड पर आ गए थे, वो आज तक यहीं पे रह रहे हैं और बिना किसी टेक्नोलॉजी के एकदम जीरो से शुरुआत कर रहे हैं। जैसे थोड़ी बहुत फार्मिंग कर लेते हैं, जिसमें पशुपालन भी शामिल है, मछली पकड़ना भी शामिल है, बच्चों को पढ़ा लेते हैं और मिलजुल के एक दूसरे का हाथ बटा के सब एक साथ जी रहे हैं। यानी वापस पुराने टाइम में जा चुके हैं, जब बिजली कुछ नहीं थी। वायरस ने इन्हें टाइम में पीछे धकेल दिया है, लेकिन ये हार मानने के लिए तैयार नहीं है। आइलैंड के चारों तरफ समंदर है, इसलिए वायरस से इन्हें नेचुरल प्रोटेक्शन है। ब्रिटिश मेनलैंड से इन्फेक्टेड्स इन तक नहीं आ सकते, इसलिए ये बिना किसी डर के चैन से जी रहे हैं। पर ये टाइम टू टाइम मेनलैंड पर जाते रहते हैं थोड़ी बहुत सप्लाईज लेने। आइलैंड और मेनलैंड को एक रास्ता जोड़ता है जो समुद्र के बीच से होके जाता है, लेकिन वो सिर्फ तभी विजिबल होता है जब पानी का लेवल कम हो, तभी उसे पार किया जा सकता है। जब हाई टाइड होती है तो पानी उसे कवर कर देता है और उस टाइम पे कोई भी पार नहीं जा सकता। यानी अगर आप मेनलैंड पे गए हो तो आपको सूरज की तरफ खास ध्यान देना होगा टाइम का पता रखने के लिए, क्योंकि टाइम रहते ही वापस आ सकते हो। एक बार रास्ता पानी से कवर हो गया तो पूरी रात के लिए मेनलैंड पर ही फंसे रह जाओगे। इससे एक सवाल ये उठता है कि जब ये लोग मेनलैंड पर जा सकते हैं उस रास्ते के जरिए, तो फिर इन्फेक्टेड्स भी तो इनके आइलैंड पर आ सकते हैं उसी रास्ते के जरिए। बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। कम्युनिटी पूरी बंद है, पूरी तरह फेंसिंग की हुई है और रास्ते के सामने ही एक बड़ा सा गेट लगा हुआ है। अंदर वॉच टावर भी है, जिससे रास्ते पर नजर रखी जाती है। अगर इन्फेक्टेड्स आ भी गए तो उनके लिए हथियार भी हैं, सब कुछ है। तभी तो ये 28 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। और वैसे भी इन्फेक्टेड्स को अगर कोई इंसान दिख जाए तभी वो पीछे लगते हैं, वरना रैंडमली वो खोज पर नहीं निकलते जैसे इंसान निकलते हैं। समझ गए? इसी आइलैंड पर रहता है जेमी अपनी वाइफ आइला और 12 साल के बेटे स्पाइक के साथ। स्पाइक के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज वो अपने डैड के साथ पहली बार मेनलैंड पर जाने वाला है, जिसके लिए उसका डैड उसे काफी टाइम से तैयार कर रहा था। क्योंकि जब भी कोई बच्चा मेनलैंड पर जाता है तो समझो वो बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो चुका है। ये एक रस्म बन चुकी है। सुबह सुबह जेमी ने स्पाइक को जगाया, फिर उसके लिए नाश्ता तैयार किया। नाश्ते में स्पाइक को मिला मीट, जो कभी कभार बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसलिए स्पाइक उसे जेमी के साथ भी शेयर करना चाह रहा था, पर जेमी ने सारा मीट उसे ही दे दिया। इसी बीच ऊपर बेडरूम में आइला चिल्लाने लगी तो जेमी और स्पाइक उसे संभालने गए। आइला को किसी तरह की बीमारी है, जिस वजह से वो ऐसा बर्ताव करती है। कभी भी कुछ भी भूल जाती है, कभी उसे हेलुसिनेशंस होने लगती है और सर में दर्द भी बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अब मेडिकल सुविधाएं तो बची नहीं, इसलिए ये किसी को नहीं पता कि उसे बीमारी क्या है। और क्योंकि दवाइयां भी नहीं है, कोई डॉक्टर भी नहीं है, इसलिए इलाज करना भी संभव नहीं है। यही वजह है कि आइला पूरे दिन अपने बेड पर सोती रहती है, ताकि उसे बस रेस्ट मिले, जब तक भी वो जिंदा है तब तक। अब जैसे आइला को पता चला कि जेमी स्पाइक को मेनलैंड पर ले जाने वाला है, तो आइला गुस्से में बेकाबू हो गई। वो बोली कि स्पाइक अभी बच्चा है, तो बाप है या जल्लाद। तब स्पाइक ने ही उसे शांत किया, झूठ बोलकर कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। ये सुनकर वो चैन से लेटी और जो मीट जेमी ने स्पाइक को दिया था, वो मीट स्पाइक ने अपनी माँ के सराहने रख दिया कि इसे खा लेना। अपनी माँ की वो इतनी ज्यादा चिंता करता है। अब यहाँ पे वही 28 वीक्स लेटर वाला हिसाब बनता है जजमेंट का, थोड़ा उस पे बात कर लेते हैं। स्पाइक ने अपने हिस्से का मीट अपनी माँ को दे दिया, ये सोचकर कि इसे खाकर वो ठीक हो जाएंगी। उसे अब भी पूरी उम्मीद है कि उसकी माँ फिर से पहली जैसी हो जाएंगी, लेकिन जेमी ये उम्मीद छोड़ चुका है। उसे पता है कि आइला बहुत ज्यादा तकलीफ में है और उनके पास ऐसे कोई साधन भी नहीं है जिससे उसकी तकलीफ कम हो जाए। तो ठीक
होना तो दूर की बात है, इसलिए वो चाहता है कि आयला को सुकून की मौत मिल जाए। ऐसे टाइम पे इससे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता, पर ये बात वो स्पाइक को कैसे बताए? तो ये रीजन है जो उसने मीट अपनी बीमार वाइफ को नहीं दिया? नहीं, वो रीजन नहीं है, मीट तो उसने खुद भी नहीं खाया। अब ऐसे टाइम में रिसोर्सेस की कमी है और उसे अपना बच्चा पालना है, तो प्रायोरिटी पे सिर्फ उसका बच्चा है। आयला ने उसे जल्लाद बोल दिया, पर वो स्पाइक को मेनलैंड पर इसलिए लेकर जा रहा है ताकि स्पाइक जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि कल क्या हो किसी को पता नहीं। अगर कल को जेमी को कुछ हो गया तो स्पाइक सरवाइव कैसे करेगा? जो कुछ जेमी ने झेला होगा बचपन में वो स्पाइक ना झेले, इसलिए वो इतनी जल्दी कर रहा है। उसे बाहरी दुनिया जल्द से जल्द दिखा देना चाहता है, और स्पाइक भी ऐसा दिखा रहा है जैसे वो इसके लिए तैयार है, जबकि वो है नहीं। वो भी अपने डैड को ये दिखाना चाहता है कि वो स्ट्रांग है। पूरी सिचुएशन ये है। जो टाइम हम देख रहे हैं वो टाइम नहीं है जिसमें हम जी रहे हैं, इसलिए फैसलों को समझ पाने में हमें मुश्किल तो होगी। खैर, स्पाइक के पास एक रेड पावर रेंजर वाला टॉय है जिसे वो अपने पास रखता है। हालांकि पावर रेंजर उसने कभी देखा भी नहीं होगा, पर उससे उसे हिम्मत मिलती है। तो वो उस टॉय को भी अपने साथ मेनलैंड पर ले जाना चाह रहा था, लेकिन फिर उसने वापस रख दिया, क्योंकि वो जा ही रहा है ये साबित करने के लिए कि अब वो बच्चा नहीं रहा। अगर टॉय साथ लेकर जाएगा तो बात नहीं बनेगी। जब दोनों बाप बेटे जाने लगे तो उनसे मिलने आया उनका फैमिली फ्रेंड सैम, जो बच्चों को तीर कमान चलाना सिखाता है। वो स्पाइक का तीर कमान फिक्स करके लाया था। उसे लेकर वो दोनों चल दिए और वहाँ का हर एक व्यक्ति स्पाइक का हौसला बढ़ा रहा था। पूरी कम्युनिटी खुश थी, क्योंकि कम्युनिटी के लिए स्पाइक अपनी जान को खतरे में जो डाल रहा है। उसके बड़े होने की खुशी में आज रात पार्टी भी रखी गई है। अगर वो वापस आ गया तो गेट पे कम्युनिटी की लीडरशिप उनका वेट कर रही थी। वो स्पाइक को साफ साफ बता देते हैं कि तुम अपनी मर्जी से जा रहे हो, अगर तुम वापस ना आ पाए तो कोई तुम्हें ढूंढने नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा करने के चक्कर में ये कई सारे लोग गवा चुके हैं। इसलिए ये स्कीम अब बंद कर दी गई है। जिसे जाना है जाओ, लेकिन अपने रिस्क पर, और जेमी इसके लिए तैयार है। गेट खुला और वो दोनों उस रास्ते से होते हुए मेनलैंड पर पहुंच गए। इनके पास सिर्फ 4 घंटे हैं, उसके बाद पानी रास्ते को कवर करने लगेगा। मेनलैंड पर जाते ही हम देखते हैं कि वहां पर ढेर सारे पेड़ कटे हुए हैं, जो कि आइलैंड वाले ही काट कर ले जाते हैं अपने ईंधन के लिए। एक दिन स्पाइक भी ये काम करेगा। आसपास टाउन्स और विलेजेस भी हैं, लेकिन वहां पे जाना ये अवॉइड करते हैं, क्योंकि वहां पे खतरा ज्यादा हो सकता है। दोनों आगे जाते हैं तो आगे उन्हें एक इन्फेक्टेड दिखाई देता है, जिसे देखकर हमें पता चलता है कि वायरस म्यूटेट हो चुका है, जिसके चलते इन्फेक्टेड्स में भी वैरायटी आ चुकी है। इस वाले इन्फेक्टेड को जेमी स्लो लो के नाम से बुला रहा था, क्योंकि वायरस इनकी बॉडी में कुछ इस तरह से रम गया है कि इनकी पूरी बॉडी को फुला दिया है, जिस वजह से ये चलने के बजाय रेंगते हैं और जमीन से केंचुए वगैरह निकाल के खाते हैं। जी हाँ, खाते हैं। इन्फेक्टेड्स अब खाना खाने लगे हैं, इसलिए भूख से नहीं मरे, ये भी इवॉल्व हो चुके हैं। पर ये वाले इन्फेक्टेड्स अपने डिफेंस में ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि इनकी बॉडी उतनी केपेबल नहीं है। जैसा कि आप देख ही सकते हो, एक कौवा उस इन्फेक्टेड को नोच रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा। और क्योंकि स्पाइक का तीर उतना हार्ड नहीं है जो उस इन्फेक्टेड की छाती को चीर दे, इसलिए जेमी उसे कहता है कि इन्फेक्टेड की गर्दन पे एम करो, इसी तरह तुम उसे मार सकते हो। घबराते हुए स्पाइक ने तीर उसकी गर्दन में दे मारा, जिससे इतना खून निकला कि वो ब्लीडिंग से ही मर गया। पर तभी पीछे से एक फीमेल इन्फेक्टेड ने उन पे हमला बोल दिया, दोनों पैरों पे खड़े होकर, यानी जरूरत पड़ने पर ये उठकर भाग सकते हैं। जेमी ने तीर उसकी छाती के आर पार करके उसे भी मार डाला। तभी उधर से आया एक इन्फेक्टेड बच्चा, तो उसकी भी आंख में तीर मार दिया। अब एक छोटी इन्फेक्टेड लड़की बची थी, जिसे जेमी मारने ही वाला था, लेकिन स्पाइक ने उसे रोक दिया, क्योंकि वो बच्ची अटैक नहीं कर रही थी, वो जान बचाकर भाग रही थी। स्पाइक की वजह से उसकी जान बच गई। पर ये छोटे इन्फेक्टेड्स आए कहां से? वायरस तो 28 साल पहले फैला था ना, तो अगर कोई बच्चा उस टाइम पे इन्फेक्टेड बना होगा तो वो तो अब तक बड़ा हो गया होगा। फिर ये बच्चे आए कहां से? वही तो ये सीन बता रहा है। जो 4 इन्फेक्टेड हमने अभी देखे वो एक पूरी फैमिली थी, फादर, मदर, बड़ा बेटा और छोटी बेटी। इसका मतलब है कि इन्फेक्टेड सब फैमिली की तरह रह रहे हैं, एटलीस्ट ये वाले, और वो बच्चे भी पैदा कर रहे हैं। वायरस ने इनके अंदर ऐसी जेनेटिक म्यूटेशन कर दी है कि अब इनके बच्चे भी सेम वैसी ही बॉडी के साथ पैदा हो रहे हैं, जो वक्त के साथ साथ उन्हें रेंगने पे मजबूर करती है। एवोल्यूशन हो रही है बैकवर्ड्स। इसलिए 28 साल बाद भी मेनलैंड पे इन्फेक्टेड्स खत्म नहीं हुए, क्योंकि वो अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं। इन्फेक्टेड्स ने भी सर्वाइव करने के तरीके निकाल लिए हैं, जैसे इंसानों ने निकाल लिए, यानी साइड बाय साइड इंसानों की 2 सभ्यताएं पनप रही हैं, और इन्फेक्टेड्स के अंदर तो प्रजातियां भी हैं। कूल। और स्पाइक की पहली किल हो चुकी थी, इसलिए वो दोनों आगे बढ़ गए। आगे उनके सामने से हिरणों का एक बड़ा सा झुंड निकला, जिनके आने से पूरी धरती हिल उठी। ये हमें दिखा रहा है कि नेचर ने फिर से टेक ओवर कर लिया है, या फिर ये सब इन्फेक्टेड से बचकर भाग रहे हैं। स्पाइक ने ऐसा कुछ जीवन में पहली बार देखा, बल्कि उसने तो सब कुछ ही पहली बार देखा, इसलिए वो हैरान हुआ पड़ा था। वहीं पास में उन्हें एक कॉटेज दिखाई दे गया, तो दोनों उस कॉटेज में पहुंच गए, और कॉटेज के अंदर उन्हें मिला उल्टा लटका हुआ एक इन्फेक्टेड, जिसे बड़ी बेरहमी से बांधा गया था, और उसकी बॉडी
पर जिमी नाम गोद रखा था। उसे देखकर स्पाइक की जान निकल रही थी, फिर भी जेमी ने उसे नजरें हटाने नहीं दी क्योंकि ये भी एक लेसन है आइलैंड के बाहर की दुनिया कैसी है उसका। वो दोनों पास गए तो पता चला कि वो इन्फेक्टेड अभी जिंदा है और इससे ये आइडिया हुआ कि एक नॉर्मल इंसान को यहाँ पे बांध के छोड़ा गया था ताकि इन्फेक्टर्स उस पे टूट पड़े। इन्फेक्टर्स ने इसे काटा होगा तब ये इन्फेक्टेड बना, वरना जब इसे लटकाया गया था तब ये नॉर्मली था। ऐसा किसी पनिशमेंट के तौर पे किया होगा या फिर वार्निंग के तौर पर। लेकिन एक बात जेमी ने स्पाइक को साफ बता दी कि मेनलैंड पर कई अजीब तरह के लोग रहते हैं जो इन्फेक्टेड्स के बराबर ही खतरनाक हैं। अब जेमी चाहता था कि स्पाइक उस इन्फेक्टेड को तीर मार के खत्म कर दे, लेकिन स्पाइक ऐसा नहीं कर पा रहा था। मगर इतने में वो इन्फेक्टेड फ्री हो गया तो टाइम रहते स्पाइक को उसे खत्म करना ही पड़ा। पर दोनों आगे बढ़े तो आगे उन्हें कुछ मरी हुई हिरनें मिली जिनका मांस तो सारा खा रखा था। जेमी बताता है कि ये फास्ट इन्फेक्टेड्स का काम है, स्लो वाले शिकार नहीं कर सकते। वहीं पास में पेड़ के ऊपर एक हिरन का सर लटका रखा था जैसे कोई ट्रॉफी हो, और ये काम सिर्फ अल्फा कर सकता है। एक ऐसा इन्फेक्टेड जो फास्ट तो है ही पर साथ में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और समझदार भी है। अपनी समझदारी और पावर से वो पूरे ग्रुप को लीड करता है और अगर उससे सामना हो गया तो जान बचानी मुश्किल हो जाएगी। खतरा भांपकर जेमी जल्दी से स्पाइक को साथ लेकर वापस अपने आइलैंड की तरफ जाने लगा और रास्ते में उनके सामने इन्फेक्टेड्स का एक ग्रुप आ गया जिसे लीड कर रहा था अल्फा। और अल्फा को देखकर जेमी स्पाइक को लेकर वापस जंगल में भाग गया। तभी अल्फा ने चिल्लाकर पूरे ग्रुप को ऑर्डर दे दिया और सभी इन्फेक्टेड्स उन दोनों के पीछे लग गए। जेमी स्पाइक के साथ मिलकर इन्फेक्टेड्स को मारना चाह रहा था, लेकिन ऐसे टाइम पे स्पाइक के हाथ ही नहीं चल रहे थे, जो कि होना ही था। ऐसे खूंखार दरिंदे चिल्लाते हुए इतनी तेजी से आपकी तरफ आए तो सर से लेकर पैर तक हर कोई कांप जाएगा। जेमी से जितने इन्फेक्टेड्स मारे गए उसने मार दिए, लेकिन वो सबको नहीं मार सकता था, इसलिए दोनों जल्दी से उसी कॉटेज के एटिक में जाकर छुप गए। तब कहीं जाकर उनकी जान बच पाई। सांसें फुला देने वाला सीक्वेंस था पूरा। उधर आइलैंड पर पार्टी की तैयारियां चल रही थी, पर ये दोनों तो अभी वापस जा ही नहीं सकते क्योंकि अल्फा इनके पीछे दौड़ा ही नहीं। वो उसी जगह पे खड़ा हुआ इनके बाहर निकलने का वेट कर रहा है। वो बाकियों की तरह रेज ड्रिवन नहीं है, बल्कि रेज को वो अपने हिसाब से यूज करता है। इसलिए ये रात इन दोनों को एटिक में ही बितानी होगी क्योंकि इनके पास तीर भी नहीं बचे, और अगर बचे भी होते तब भी ये अल्फा का कुछ नहीं उखाड़ पाते, पर वो जरूर उखाड़ लेगा इनके सर। अब इस अल्फा वाले कॉन्सेप्ट को देख के हैरान मत होना क्योंकि ये तो इस फ्रेंचाइज में होना ही था। इसका हिंट हमें पहले ही दे दिया गया था 28 वीक्स लेटर में। डॉन भी एक शुरुआती अल्फा ही था। वो भी अपने दिमाग का यूज करके बॉम्बिंग से बचा था, अंडरग्राउंड सबवे में जाकर छुपा था और इन्फेक्टेड्स को लीड भी कर रहा था अपने बच्चों को मारने के लिए। यहाँ तक कि 28 डेज लेटर में हमने एक इन्फेक्टेड बच्चा भी देखा था जो बोल पा रहा था। तो कई इंसान ऐसे हैं जो रेज वायरस को एम्ब्रेस करते हैं, वही बनते हैं अल्फा। और अल्फा इस टाइम मेनलैंड पे कई सारे हैं जिनके अपने अलग अलग ग्रुप्स हैं। इनफैक्ट इस मूवी के स्टार्टिंग में जिमी का जो डैड था वो भी एक अल्फा ही था। इन्फेक्टेड बनते ही वो बाकी इन्फेक्टेड्स को लीड करने लगा था। और स्पाइक बोल रहा था कि ये सब मेरी गलती है, मैं एक भी इन्फेक्टेड को मार नहीं पाया, पर जेमी ने उसे हौसला दिया कि इन्फेक्टेड्स को देखकर बड़े बड़े कांप जाते हैं, तुमने फिर भी बहुत अच्छा किया। रात में उन दोनों को समंदर में एक बोट दिखाई देती है जो कि इस मेनलैंड की पेट्रोलिंग करती है। इसके अलावा मेनलैंड पे कहीं दूर आग भी जलती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर स्पाइक सवाल करने लगता है तो जेमी बोलता है कि मुझे नहीं पता वो क्या है, मैं कभी वहां नहीं गया। फिर रात में जब दोनों सो चुके थे तभी कॉटेज के पास से वही हिरणों का झुंड गुजरने लगा, जिस वजह से जर्जर हुआ पड़ा कॉटेज ढहने लगा। वो तो टाइम रहते दोनों बाहर निकल आए, वरना दब के मर जाते। लेकिन अब शेल्टर बचा नहीं और आवाज की वजह से इन्फेक्टेड्स भी आते ही होंगे, इसलिए जेमी ने डिसाइड किया कि वो वापस आइलैंड पर जाएंगे। रास्ता अभी पूरा कवर नहीं हुआ होगा। दोनों जल्दी से भागकर समुद्री रास्ते तक पहुंच गए जिसे पानी ने ढक दिया था, लेकिन पानी अभी उतना ज्यादा नहीं था, इसलिए दोनों उस रास्ते को पार करने लगे। और वो बड़े खुश हो रहे थे कि अल्फा से बच के निकल आए, लेकिन अल्फा ने उनके ऊपर नजर गड़ा रखी थी। उसने दोनों को मारा नहीं, बल्कि उनका पीछा किया उनका ठिकाना जानने के लिए, जहां पे उसे और शिकार मिलेगा। तभी तो वो अल्फा है। उन दोनों ने पीछे मुड़ के देखा तो पाया कि अल्फा पूरी स्पीड में भागता हुआ उन्हीं की तरफ आ रहा है, और ये देखकर उनकी सारी खुशी पानी में बह गई। हाथ पैर फूल चुके थे, फिर भी उन्होंने भागना शुरू किया, लेकिन स्पाइक से भागा ही नहीं जा रहा था। उसने तो मान लिया था कि वो मरने वाला है, पर जेमी ने उम्मीद नहीं छोड़ी। किसी तरह गिरते पड़ते दोनों दरवाजे तक पहुंच गए और चिल्ला चिल्ला कर उन्होंने गार्ड्स को भी जगा दिया, जिन्होंने अल्फा के ऊपर तीरों की बारिश कर दी। लेकिन तीरों से अल्फा नहीं रुकता।
वो बस दोनों को दबोचने ही वाला था कि तभी बलिस्टा मारकर उसे किनारे लगा दिया, वरना दोनों बाप बेटे आज पूरे आइलैंड का काल बनकर लौटे थे। स्पाइक के वापस आने की खुशी में पार्टी चली, जिसमें जेमी ने स्पाइक की बहादुरी की कहानियां सुनाई बना बुनू के, जिसके बाद स्पाइक सभी का हीरो बन गया, जबकि अंदर से उसे पता था आज क्या होते होते बचा। अचानक से स्पाइक लड़कियों का चहीता बन चुका था, उसे दारू भी पिलाई गई जो उसे पसंद नहीं आई। इस बीच जेमी अपनी आशिकी लड़ा रहा था स्पाइक की स्कूल टीचर रोजी के साथ, और दोनों ही पहले से मैरिड हैं। इससे प्रूव हो गया कि जेमी आइला को उसके हाल पे छोड़ चुका है। बल्कि एक इंटरेस्टिंग डिटेल, जब जेमी और स्पाइक मेनलैंड के लिए निकल रहे थे तब एक लड़की आंखों में बड़ी आशाएं लेकर जेमी की तरफ देख रही थी, और वो रोजी थी। और वो मीट जो जेमी ने स्पाइक को खाने के लिए दिया था वो भी रोजी ने दिया था। इंसान दोबारा से शुरुआत कर रहे हैं सभी चीजों की। स्पाइक उल्टी करने बाहर निकला तो अपने बाप को उसने अपनी टीचर के साथ इश्क लड़ाते हुए देख लिया, जिसे देखकर उसका दिल टूट गया, क्योंकि माँ बेचारी घर में बंद है और उनके पीछे ये सब हो रहा है। स्पाइक सीधा घर पहुंचा जहाँ पे सैम उसकी माँ की देखभाल करने के लिए बैठा हुआ था। उसने सैम को बताया कि मेनलैंड पर मैंने आग जलती हुई देखी थी। ये सुनकर सैम बोला कि वो डॉक्टर कैल्सन होगा, वो 30 साल पहले मेरा डॉक्टर था और मैं तो जान के हैरान हूँ कि वो अब तक जिंदा है। ये सुनकर स्पाइक बोला कि डैड ने तो कहा था मैं उस आग के बारे में कुछ भी नहीं जानता, और उन्होंने ये भी बोला था कि डॉक्टर्स नहीं बचे इसलिए तुम्हारी माँ का इलाज नहीं हो सकता। और क्योंकि अभी अभी वो अपने डैड का अफेयर देख के आया है, इसलिए उसे लग रहा है कि उसके डैड ने उसे सब कुछ झूठ बोला, क्योंकि वो जानबूझकर उसकी माँ को मारना चाहता है ताकि वो फिर रोजी के साथ मौज मार सके। वो ऊपर जाकर अपनी माँ के पास सो गया और हम देख पाए कि आइला ने वो मीट अभी तक नहीं खाया। अगली सुबह स्पाइक ने जेमी से पूछ ही लिया कि डॉक्टर कैल्सन के बारे में आपने मुझे क्यों नहीं बताया। जेमी बोला कि कैल्सन कोई डॉक्टर नहीं है, वो पागल है। तुम्हारे पैदा होने से पहले हम सब मेनलैंड पर रिसोर्सेज ढूंढने जाते थे और कभी कभार थोड़ा आगे भी निकल जाते थे। एक दिन ऐसे हम कैल्सन के एरिया में पहुंच गए तो हमने देखा कि उसने लाइन में सैकड़ों लाशें लिटा रखी थी और वो एक एक करके सबको आग में जला रहा था। स्मेल ऐसी थी कि जान निकल जाए। हम छुप के वो सब देख रहे थे, तभी कैल्सन ने हमें देख लिया था और हमारी तरफ हाथ हिलाया था जैसे वो हमें बुला रहा हो। लेकिन हम सब भाग निकले और तब से 15 साल हो चुके हैं, उस तरफ हम दोबारा कभी नहीं गए। इसलिए नहीं बताया कैल्सन के बारे में क्योंकि वह ऐसे खौफनाक काम करता है। फिर स्पाइक बोला कि माँ मर रही है, ये बात आप भी जानते हो और मैं भी, और आप यही चाहते हो ताकि फिर रोजी के साथ रह सको। ये सुनकर जेमी ने स्पाइक को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद ऐसी दरार पड़ी कि स्पाइक ने ठान लिया कि वो अपनी माँ को बचा के रहेगा, डैड की उसे कोई जरूरत नहीं। जेमी ने जाकर एक बांध में आग लगा दी, जिससे सभी गार्ड्स डिस्ट्रैक्ट हो गए। बस फिर मौका देखकर वो आइला को लेकर आइलैंड से बाहर निकल गया और सीधा जा पहुंचा मेनलैंड पर। उसकी मंजिल है डॉक्टर कैल्सन जो उसकी माँ का इलाज करेगा। मेनलैंड पर जाते आइला ने भी उसे बोला कि हमें वापस जाना होगा, हमें यहाँ पे नहीं होना चाहिए, पर स्पाइक ने उसे समझा दिया ये बोलकर कि हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आपको डॉक्टर की जरूरत है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरा टाउन किस तरह नेचर की चपेट में आ चुका है, और यहाँ पे जिमी का नाम हम घरों के ऊपर भी लिखा हुआ देख सकते हैं। वो दोनों चलते जा रहे थे और ऐसे चलते चलते रात हो गई, तो रात बिताने के लिए दोनों एक चर्च के अंदर रुक गए। आइला को सुलाकर स्पाइक पहरा देने बैठ गया, लेकिन पहरा देते देते खुद भी सो गया। बस तभी एक स्लो इन्फेक्टेड रेंग रेंग कर आया और केंचुआ समझ के स्पाइक के फीते खाने लगा, पर जब उसे टेस्ट नहीं आया तो वो सरक गया स्पाइक के मुंह को खाने के लिए। बस तभी सीन कट होके हम अगली सुबह में आ गए और हमारे साथ स्पाइक ने भी देखा कि वो इन्फेक्टेड तो साइड में मरा पड़ा है। उसे आइला ने मारा, लेकिन आइला को खुद याद नहीं। उसकी दिमागी हालत कुछ ऐसी है, वो अपने डैड को बहुत याद करती है और कभी कभी स्पाइक को ही अपना डैड समझने लगती है, क्योंकि स्पाइक भी उसका वैसे ही ख्याल रखता है जैसे उसके डैड रखते थे। इसी बीच मेनलैंड पर ही हम कुछ सोल्जर्स को देख पाए जो इन्फेक्टेड्स के ग्रुप से बचकर भाग रहे थे, लेकिन उनकी चपेट में आकर वो खुद भी इन्फेक्टेड बनने लगे। सिर्फ 3 सोल्जर्स इन्फेक्टेड से बच पाए थे, पर अल्फा से वो भी नहीं बच पाए। अल्फा ने ट्रॉफी कलेक्ट कर ही ली। प्रेडेटर फैंस समझ पाएंगे, सिर्फ एक ही सोल्जर बच के निकल पाया जिसका नाम था एरिक। हम साफ देख सकते हैं कि इस ग्रुप के अंदर एक प्रेग्नेंट इन्फेक्टेड भी है, जिससे प्रूव हो जाता है कि इन्फेक्टेड्स बच्चे पैदा करके अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं, और ये हक सिर्फ अल्फा के पास होगा, बच्चे सिर्फ वही पैदा कर सकता है। कहते हुए बड़ा अजीब लग रहा है, पर मूवी की इंपॉर्टेंट डिटेल है इसलिए बतानी पड़ेगी। बाकी इन्फेक्टेड्स के मुकाबले अल्फा साइज में काफी बड़ा है और उसके जेनिटल्स भी बहुत बड़े हैं। तभी इंटरनेट पे इस मूवी का नाम 28 इंचेस लेटर पड़ चुका है। इधर स्पाइक और आइला भी सफर पे आगे बढ़ चुके थे, पर तभी एक इन्फेक्टेड उनके सामने आ गया, जो कि अब इस फ्रेंचाइज का सबसे फेमस इन्फेक्टेड बन चुका है, क्योंकि लोग इसे किलियन मर्फी समझ रहे थे। लगता है कि ये किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं है, तभी इतना कमजोर हुआ पड़ा है। खैर स्पाइक ने तीर मार के उसे खत्म कर
दिया, लेकिन उसका खून आके आयला के माथे पर गिर गया। वो तो टाइम रहते स्पाइक ने साफ कर दिया, वरना अगर आंख में चला जाता तो खेल खत्म था। लेकिन पीछे से इन्फेक्टेड्स का वही ग्रुप आ चुका था, इसलिए दोनों जाकर गैस स्टेशन के अंदर छुप गए, जो पूरी तरह गैस से भरा पड़ा था। उसमें सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। ऊपर से इन्फेक्टेड्स अंदर आ रहे थे, जिनका सामना स्पाइक अकेले कर रहा था। लेकिन आखिर में वो भी बेबस हो गया। तब उन्हें आकर बचाया एरिक ने। उसने अंदर गोली चला दी, जिससे गैस ने आग पकड़ ली और सारे इन्फेक्टेड्स जल गए। माँ बेटा नहीं जले क्योंकि गैस ऊपर तैर रही थी और वो दोनों नीचे लेट गए थे। कुछ इस तरह एरिक ने सही टाइम पर आकर उन दोनों की जान बचा ली। एरिक बताता है कि वो स्वीडिश नेवी से है, जो इस मेनलैंड की पेट्रोलिंग कर रही थी, लेकिन इनकी बोट डूब गई, जिस वजह से ये इस मेनलैंड पे फंस गए और अब सिर्फ ये अकेला बचा है। आगे क्या करना है इसे नहीं पता, पर इतना जरूर पता है कि कोई इसे लेने नहीं आने वाला। उसके देश में सब नॉर्मल है, इसलिए वो स्पाइक को बता रहा था कि मेरा दोस्त एक डिलीवरी ड्राइवर है, फूड ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं ना वो। पर स्पाइक को पता ही नहीं कि ऑनलाइन क्या होता है, बल्कि उसे तो यही नहीं पता कि फोन क्या होता है। एरिक ने उसे अपने फोन में अपनी फियांसे की फोटो दिखाई तो वो हैरान रह गया, फोन भी देखकर और लड़की भी देखकर, क्योंकि ऐसी लड़की उसने आज तक नहीं देखी। उसे लगा कि लड़की को शायद कोई एलर्जी हुई है, जो उसके होठ सूज गए हैं। पर एरिक कह रहा था कि इससे सुंदर लड़की नहीं मिलेगी कहीं। तो इस सीन के द्वारा कवि बताना चाह रहा है कि टाइम के साथ ब्यूटी स्टैंडर्ड्स कैसे बदल गए हैं। जो जैसा पैदा हुआ है वो वैसा सुंदर ही नहीं है, ये नया यकीन दिला दिया गया है हमें। बाल और कपड़ों के अलावा अब बॉडी में भी चेंजेस करवाने पड़ेंगे अगर सुंदर दिखना है तो, सोशल मीडिया की राय के हिसाब से। अब आयला स्पाइक को डैड कह के बुला रही थी, तो एरिक भी कंफ्यूज हो गया। उसने स्पाइक से पूछ ही लिया कि तेरी इतनी बड़ी बेटी कैसे है बिच्छे छोरे। तो स्पाइक ने उसे पूरा मैटर समझाया। स्पाइक ने उसे ऑफर भी दे दिया कि तुम मेरे साथ मेरे आइलैंड पर चल सकते हो, मेरी मॉम का इलाज हो जाने के बाद। तीनों आगे बढ़े तो आगे उन्हें एक ट्रेन मिल गई, जिसके अंदर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी, क्योंकि अंदर वो प्रेग्नेंट इन्फेक्टेड बच्चे को जन्म दे रही थी। आयला ने उसकी मदद की और उसने मदद ले भी ली, और जो बच्ची पैदा हुई वो एकदम नॉर्मल थी, वो इन्फेक्टेड नहीं थी। यानी नेचर भी इंसानों को सेकंड चांस दे रही है, वो भी अल्फा के थ्रू, क्योंकि जो स्लो वाले इन्फेक्टेड्स हैं उनके बच्चे तो इन्फेक्टेड ही पैदा हो रहे हैं, मगर अल्फा के लिए वायरस एक स्टेरॉइड का काम कर रहा है। पर जहां तक मुझे लगता है बच्चा पैदा होते ही अल्फा बाइट करके उसे भी इन्फेक्टेड में बदल देता होगा। अब इस बच्ची के अंदर क्या कुछ खास है, क्या ये इंसान और इन्फेक्टेड के बीच में है, इस पे सवाल है, क्योंकि जेनेटिक्स का इस फ्रेंचाइज में बड़ा रोल है। एक स्पेशल जीन ऐसा भी है जो वायरस को कैरी कर सकता है बिना उसका असर दिखाए। ये हमने 28 वीक्स लेटर में देखा था। तो क्या पता इस बच्ची के पास भी कोई स्पेशल जीन हो, या क्या पता वायरस इसके अंदर भी हो, अभी कुछ कह नहीं सकते। बच्ची को जन्म देते ही इन्फेक्टेड एकदम से आक्रामक हो चुकी थी, जो कोई भी माँ होगी अपने बच्चे के लिए। पर यह देखते ही एरिक ने उस इन्फेक्टेड माँ को भून डाला और वो बच्चे को भी मारना चाह रहा था, ज़ॉम्बी बेबी बताकर। पहली बार इस फ्रेंचाइज में ज़ॉम्बी वर्ड यूज हुआ है। इस टैग से बचने की बहुत कोशिश की, पर आखिर में घुटने टेक ही दिए। एरिक बच्चे को मारता उससे पहले अल्फा ने आकर उसकी भी ट्रॉफी कलेक्ट कर ली। अब खतरा था माँ बेटे के ऊपर। स्पाइक ने उसे तीर मारा, पर तीर उसके लिए स्पाइक बराबर था, और बच्चे की माँ को मरा देखकर वो और ज्यादा गुस्सा हो गया। उससे बचकर दोनों भागने की कोशिश में थे, लेकिन बच पाना नामुमकिन था। तब सही टाइम पर डॉक्टर कैल्सन ने आकर मॉर्फिन डार्ट मारी, जिससे अल्फा सुन हो गया। कैल्सन ने उसके हाथ से एरिक की खोपड़ी ली, और अल्फा का नाम उसने रखा हुआ था सैमसन, बलशाली सैमसन, जो कि 3 साल से इस एरिया में रह रहा है। कैल्सन ने खुद को आयोडीन से कवर कर रखा था, क्योंकि वायरस को आयोडीन पसंद नहीं। अपनी मेडिकल नॉलेज के सहारे ही वो अब तक मेनलैंड पे टिका हुआ है। वो उन्हें अपने ठिकाने पर लेकर जाता है, जहाँ पे उसने इंसानी हड्डियों से कई सारे पिलर्स बना रखे थे, और बीच में था खोपड़ियों का बना हुआ एक बड़ा सा टेम्पल। उस पूरे स्ट्रक्चर को वो कह रहा था मेमेंटो मोरी, रिमेंबर डेथ। मौत ही इस जीवन की असली सच्चाई है, पर मौत के बारे में बात करना टैबू हो चुका है, जैसे मौत सुन लेगी और आके ले जाएगी। ये स्मारक कैल्सन ने सालों की मेहनत से बनाई है, हजारों बॉडीज को जलाकर, ताकि फ्यूचर में जब कभी सब कुछ नॉर्मल हो तब लोग इस स्मारक को देखे और याद रखे कि धरती पे ऐसा भी कुछ हुआ था जब हर तरफ बस मौत दिखाई दे रही थी। कैल्सन ने कई साल इसमें लगा दिए, पर आइलैंड के लोग इसकी सोच को समझ नहीं पाए, हमेशा इसे गलत समझते रहे। आज पहली बार कोई इसे जान रहा है। उसने एरिक के सर को भट्टी में जलाकर उसका सारा मांस उतार दिया, फिर खोपड़ी साफ करके स्पाइक को दे दी कि इसके लिए जगह ढूंढो। तो स्पाइक ने एरिक की खोपड़ी को टेम्पल में एक सही सी जगह देख के रख दिया। फिर बारी आई आयला को चेक करने की। कैल्सन के पास कोई इक्विपमेंट तो नहीं था, पर आयला की बॉडी को चेक करने पर उसे पता चल गया कि आयला को कैंसर है, और ये बात कहीं ना कहीं आयला को भी पहले से ही पता थी, पर वो कभी स्पाइक को बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। अब देखो इतना खतरनाक वायरस फैला पड़ा है, फिर भी कैंसर अपना स्थान नहीं छोड़ रहा। फैमिली शैटर करने में अब भी पहले नंबर पर है। ये सुनकर स्पाइक परेशान
परेशान हो चुका था वो कैल्सन को बोल रहा था कि इसकी जो भी दवाई होगी मैं लेकर आऊंगा, बस मेरी माँ को बचा लो। पर कैल्सन ने उसे समझाया कि कोई दवाई इसे नहीं बचा सकती, ये थोड़े टाइम बाद मर जाएगी। कैल्सन अगर हेल्प कर सकता है तो सिर्फ आयला की सफरिंग खत्म करने में, जो कि आयला भी समझ चुकी थी। उसने आखिरी बार स्पाइक को गले लगाकर उससे बात की और इसी बीच कैल्सन ने स्पाइक को मॉर्फिन डार्ट मार दिया। जाने से पहले आयला ने उस बच्ची को स्पाइक की गोद में रख दिया और कैल्सन ने स्पाइक को बताया मेमेंटो अमोरिस के बारे में, रिमेंबर यू मस्ट लव। इसके बाद कैल्सन ने आयला को अकेले में ले जाकर उसे मौत दे दी। इस बीच स्पाइक मॉर्फिन के असर में था, इसलिए उसे कुछ फील नहीं हुआ, पर अपनी माँ के साथ बिताए लम्हे उसे याद आ रहे थे। कुछ देर बाद कैल्सन ने आयला की खोपड़ी लाकर उसके सामने रख दी और बोला कि इसके लिए सही जगह ढूंढो। तो अपनी माँ की खोपड़ी स्पाइक ने रखी टेम्पल के एकदम टॉप पर। ये उसके लिए बहुत ज्यादा पेनफुल था, क्योंकि वो तो अपनी माँ को बचाने लेकर आया था पर उल्टा उन्हें मौत दिला दी। लेकिन उसे पता चल चुका था कि उसका पेन फिर भी कम है उस पेन से जो उसकी माँ हर रोज झेल रही थी। और इस एक्सपीरियंस के बाद स्पाइक की दुनिया बदल गई। सुबह होते अल्फा अपनी बच्ची की खोज में उनके ठिकाने तक आ गया तो कैल्सन स्पाइक को लेकर एक जगह में छुप गया और बच्ची स्पाइक की गोद में थी। आज तक कैल्सन उसी जगह में छुप के बचता आया था, लेकिन आज अल्फा कुछ ज्यादा ही गुस्से में था। उसने कैल्सन को दबोच लिया, तब स्पाइक ने ही डार्ट मारकर कैल्सन की जान बचाई। अब इससे पहले कि अल्फा होश में आए, कैल्सन ने स्पाइक को वापस घर भेज दिया उस बच्ची के साथ। लेकिन घर जाने के बजाय स्पाइक उस बच्ची को गेट पे छोड़कर वापस मेनलैंड पर आ गया। साथ में एक लेटर भी था जेमी के लिए, जिसमें स्पाइक ने सब कुछ बता रखा था कि मॉम अब जा चुकी है और ये बच्ची एक इन्फेक्टेड की है, लेकिन इन्फेक्टेड नहीं है, आप इसका ख्याल रखना। बच्ची का नाम उसने रखा था आयला। एक आयला दुनिया से गई तो एक आई, आप मुझे ढूंढने मत आना, जब मुझे ठीक लगेगा मैं वापस आ जाऊंगा। ये लेटर पढ़कर जेमी ने स्पाइक तक जाने की कोशिश की, लेकिन रास्ता पानी से ढका हुआ था, इसलिए वो जा नहीं पाया। स्पाइक को पैरों पे खड़ा करना चाहता था पर वो तो भागने लगा। फिर हम आते हैं 28 डेज लेटर, जब स्पाइक मेनलैंड में भटक कर अपना गुजारा कर रहा है और ये लाइफ उसे ज्यादा पसंद आ रही है। कोई इन्फेक्टेड मिल जाए तो वो उसे मार देता है, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही उसके पीछे लग गए, इसलिए उसे भागना पड़ा और आगे रास्ता उसे बंद मिला। अब वो फंस चुका था, तभी वहां पे आ गया इंसानों का एक ग्रुप, जिन्हें लीड कर रहा था जिमी, वही जिमी जो बचपन में चर्च से निकलकर भागा था। अब अपनी खुद की गैंग के साथ इस मेनलैंड पर रह रहा है फुल मौज में। यही अपना नाम लिखता फिरता है हर जगह और इन्फेक्टेड से ये जरा भी नहीं डरता। उसकी गैंग ने मौज मस्ती करते हुए बड़ी बेरहमी से एक एक इन्फेक्टेड को मार डाला और पूरी गैंग टेलेटबीज वाले थीम में है, क्योंकि वही शो ये बचपन में देखा करता था। यहाँ तक कि जो क्रॉस इसके डैड ने इसे दिया था ये बोलकर कि इसे हमेशा अपने पास रखना, वो आज भी इसके पास है, लेकिन अब ये उसे उल्टा करके पहनता है। डैड ने बोला था हमेशा फेथ रखना, तो फेथ ये पूरा रखता है अपने ऊपर। याद है ना, इसने बोला था कि फादर आपने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया। शायद अब इसे जवाब मिल चुका है और ये उसी राह पर है। उसने स्पाइक के साथ हाथ मिला लिया, यानी अब स्पाइक भी उसकी गैंग में एंटर हो गया। और वो कपड़े किस रंग के पहनेगा? लाल रंग के, क्योंकि रेड रेंजर उसका फेवरेट टॉय है ना। और उसे बचाया भी रंग बिरंगे कपड़े पहनी हुई मार्शल आर्ट्स करती गैंग ने, पावर रेंजर्स। बस इसी के साथ ये मूवी हो गई खत्म। तो एंडिंग इसकी कुछ अलग ही निकल आई, पूरी टोन ही शिफ्ट कर दी, जो कि आजकल की मूवीज में बड़ा कॉमन भी है, लेकिन इस थीम के साथ कुछ ठीक नहीं जा रहा। एंडिंग को लेके काफी कंट्रोवर्सी भी हुई है, उस पे भी हम बात करेंगे, पर पहले बात कर लेते हैं जिमी की। ओपनिंग देखने के बाद जब हमने जेमी को देखा था तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में यही था कि शायद यही जिमी है। इसके बाप ने इसे ऐसे लाचार छोड़ दिया था, इसलिए शायद ही अपने बेटे को इतनी जल्दी पैरों पे खड़ा करना चाहता है ताकि उसे वो सब झेलना ना पड़े। शायद जिमी ऐसे ही बड़ा हुआ होगा, यही हमने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन एंडिंग ने सब कुछ पलट के रख दिया। एक पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में वो ऐसे रंग बिरंगे होके घूम रहे हैं, ये बात लोगों को पसंद नहीं आई, लेकिन इतना चलता है। डिस्टोपियन मूवीज देखोगे तो ऐसी वियर्ड चीजें उनमें डाली जाती हैं, जैसे मैड मैक्स हो गई, देखिए ना गाड़ियां, उसमें रंगीन कपड़े कोई इशू नहीं है। मैं समझाता हूँ कि इस यूनिवर्स में आखिर हो क्या रहा है। इसमें हमने 3 तरह के इंसान देखे। एक तो इन्फेक्टेड ही हैं जो नेचर में घूम रहे हैं, जानवरों को खा रहे हैं, यानी कि एकदम प्राचीन काल में जा चुके हैं, आदि मानव बन चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ है आइलैंड के लोग जो फिर से शुरुआत कर रहे हैं जीरो से, फिर से कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं, सिविलाइज्ड माहौल बना रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तीर कमान चला रहे हैं, यानी वो बीच का युग हो गया जब इंसानों ने ऐसे एडवांस होने की शुरुआत की थी। फिर तीसरी तरह के इंसान है जिमी का ग्रुप, जो किसी भी कीमत पे जीरो से स्टार्ट करना चाहते ही नहीं। वो जैसे जी रहे थे वैसे ही जीना चाहते हैं अपनी शर्तों पे, भले ही आसपास कुछ भी हो रहा हो, वो पीछे जाना ही नहीं चाहते, मॉडर्न ह्यूमंस ही बन के रहना चाहते हैं। ये 3 तरह के इंसानी ग्रुप्स हमने देखे जो साइड बाय साइड एग्जिस्ट कर रहे हैं और तीनों ही अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं। इनफैक्ट
फैक्ट्रीज और आइलैंड वाले बच्चे पैदा करके और जिमी का गैंग लोगों को रिक्रूट करके जैसे स्पाइक को कर लिया। ये है एंडिंग का मतलब, बल्कि पूरी मूवी का सार कि ये यूनिवर्स बहुत वास्ट है सभी इंसान ही, लेकिन हर कोई अलग तरह से जी रहा है। पर जो कंट्रोवर्सी हुई है वो अलग मैटर है। जिमी की गैंग जिमी सवील की तरह ड्रेस्ड अप थी। जिमी सवील एक बहुत ही फेमस ब्रिटिश पर्सनैलिटी था जिसे बच्चे से लेकर बड़े तक हर कोई पसंद करता था। उसका चैरिटेबल काम बहुत था और वो टीवी पर भी आता था। पर जब उसकी डेथ हुई तो उसके ऊपर सैकड़ों इल्जाम लगे सेक्सुअल अब्यूज के, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चला कि वो तो बहुत बड़ा सेक्स ऑफेंडर था। तो ऑडियंस को इस बात को लेकर शिकायत है कि आपने मूवी के अंदर उस पूरी गैंग को जिमी सवील की तरह क्यों दिखाया। लेकिन लोग फिर से मेन बात नहीं समझ रहे। मूवी के अंदर जो यूनिवर्स है वो ऑल्टरनेट टाइमलाइन है, उसे अपनी दुनिया से कंफ्यूज ना करें। जिमी सवील की डेथ हुई थी 2011 में, उसके बाद उसके पाप उजागर हुए थे। लेकिन मूवी के यूनिवर्स में तो 2002 में ही ब्रिटेन तबाह हो गया था। उसके बाद के इवेंट्स कभी हुए ही नहीं। इस यूनिवर्स में जिमी सवील का सच उजागर हुआ ही नहीं। तो जिमी बचपन में जिमी सवील को आइडलाइज करता होगा जैसे और भी कई बच्चे करते थे, तो बड़े होकर वो उसी की तरह बना हुआ है। इसके थ्रू हमें स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जा रहा है कि असल में कोई स्टार कैसा है ये हमें कभी पता नहीं चलता, पर जैसा वो हमें टीवी पे दिखता है वैसा ही हम उसे समझने लग जाते हैं। जिमी पूरी तरह धोखे में जी रहा है। तो अगर आगे जाके किसी तरह जिमी का ये भ्रम टूटता है, उसे जिमी सवील की सच्चाई पता चलती है, तब आएगा मजा। उसकी दुनिया ही बिखर जाएगी। जैसे वो जीना चाह रहा है सब खत्म हो जाएगा, पूरी गैंग खत्म। और क्या पता उसका ये भ्रम किलियन मर्फी तोड़े, क्योंकि वो अगले पार्ट में नजर आएंगे। अगला पार्ट भी बन के तैयार है। वो इसी के साथ बैक टू बैक शूट किया था। लिखा उसे एलेक्स गार्लैंड नहीं है, पर डायरेक्ट किया है नई कैंडीमैन बनाने वाली निया डिकोस्टा ने। नाम है 28 ईयर्स लेटर द बोन टेम्पल। रिलीज होगा 16 जनवरी को, बहुत जल्दी। और उसके बाद एक और सीक्वल भी आ सकता है जिसे एलेक्स गार्लैंड ही लिखेंगे। क्या पता उसमें किलियन मर्फी का बड़ा रोल हो, क्योंकि इस फ्रेंचाइज ने उनका नाम किया था, तो अब वो इस फ्रेंचाइज को वापस कुछ लौटाना चाहते हैं। किलियन वापस आ रहे हैं ये मत सोचो, ये सोचो कि जिम वापस आ रहा है, जिसकी पूरी जर्नी हमने देखी थी। 28 साल वो कहाँ रह रहा होगा, क्या कर रहा होगा, वो सब जानने की एक्साइटमेंट है। आग लगने वाली है। इस मूवी ने अच्छा खासा रोड मैप तैयार कर दिया है इस यूनिवर्स को फैलाकर। अब इसकी एंडिंग भी आप समझ गए और कंट्रोवर्सी भी। इस मूवी की टाइमलाइन हमारी टाइमलाइन से अलग है, ये बात ध्यान रखो। एग्जाम्पल के तौर पे इस मूवी में हमें साइकोमोर ट्री भी दिखाया गया है, एक नेचुरल आर्क में खड़ा 150 साल पुराना पेड़ जिसे 2023 में इलीगली गिरा दिया गया था। लेकिन इस मूवी के यूनिवर्स में वो पेड़ आज भी खड़ा है, क्योंकि 2002 में वायरस फैल गया था। उस पेड़ को CGI से बना के दिखाया, इसी बात को समझाने के लिए कि ये ऑल्टरनेट टाइमलाइन है। जिमी का भ्रम शायद आगे टूटेगा, क्योंकि अभी बहुत कुछ होने वाला है, ये तो बस शुरुआत है। क्या पता वो जो बच्ची पैदा हुई है वही उस कम्युनिटी के खत्म होने का कारण बने। खैर, बचपन में जिसे हम आइडल मानते हैं, बड़े होकर उसी के जैसा बनना चाहते हैं, वो तो धीरे धीरे सामाजिक प्रेशर हमें बदल देता है। लेकिन जिमी के ऊपर वो प्रेशर था ही नहीं, इसलिए वो ऐसा बना। बल्कि गैंग जमा करने में ये लड़का शुरू से आ गया। ईडन लेक याद है ना, उसमें जो सबसे कमीना बच्चा था, जो पूरी गैंग का लीडर था, वो यही एक्टर है, जैक ओ'कॉनल। हॉरर में ये बड़ा नाम बना रहा है। अभी सिनर्स में भी दिखाई दिया था और उसमें भी गैंग ही बना रहा था वैम्पायर्स की। वेयरवुल्फ मूवी में गैंग बनानी रह गई बस। अब बात करते हैं कि ये मूवी बनी कैसे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, 28 वीक्स लेटर के बाद 28 मंथ्स लेटर बनने वाली थी, जो कभी बन नहीं पाई फिल्म के राइट्स को लेकर हो रही प्रॉब्लम की वजह से। ऐसे कई साल बीत गए, सब इस फ्रेंचाइज से आगे बढ़ चुके थे। फिर आया 2019, जब डैनी बॉयल और एलेक्स गार्लैंड ने बताया कि वो तीसरे पार्ट पर फिर से काम कर रहे हैं। 2020 में वीक्स लेटर की एक्ट्रेस इमोजन पूर्ट्स ने बोला कि मैं अपना रोल फिर से करना चाहूंगी। फिर 2021 में सेम बात बोल दी किलियन मर्फी ने कि वो जिम का रोल दोबारा करना चाहते हैं अगर डैनी बॉयल और एलेक्स गार्लैंड भी वापस आएंगे तो। बस फिर अगले साल ही दोनों आ गए वापस और बता दिया कि मूवी बनेगी। 2023 में इस पे काम शुरू हो गया और मूवी का नाम रख दिया 28 ईयर्स लेटर, ये जताते हुए कि मूवी को बनाने में कितने साल लग गए। और डैनी बॉयल चाहते थे कि इस मूवी को एलेक्स गार्लैंड ही डायरेक्ट करें, पर एलेक्स गार्लैंड पहले कई मूवीज डायरेक्ट करके थक चुके थे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। तब डैनी बॉयल ने खुद डायरेक्टर की कुर्सी संभाली। ओरिजिनल प्रोड्यूसर एंड्रू मैकडोनल्ड ने फॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स से फिल्म के राइट्स खरीद के सोनी पिक्चर्स को दे दिए इस शर्त पे कि तुम आगे के सीक्वल्स बनाओगे। बस फिर बन गए 2 सीक्वल, और जो तीसरा सीक्वल है उसकी बात खुद किलियन मर्फी ने छेड़ी थी। सेकंड सीक्वल में अपना रोल उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने बोला कि एक और सीक्वल बनाओ, मैं ये रोल दोबारा करना चाहता हूँ। इससे समझ जाओ कि क्या कुछ होने वाला है अगले पार्ट्स में। एलेक्स गार्लैंड ने बताया कि इस मूवी के लिए मेजर इन्फ्लुएंस है कैस, और उससे इंस्पायर होकर एक ज़ॉम्बी मूवी बनाना बड़ा ही अजीब है। मूवी iPhone 15 Pro Max पे शूट हुई है, लेकिन भारी गियर के साथ। इसके अलावा एक्शन कैमरास, ड्रोन्स वगैरह भी यूज हुआ है, जैसे पहली फिल्म में भी एक DV कैमरा यूज हुआ था। इस बार म्यूजिक जॉन मर्फी ने नहीं दिया, बल्कि यंग फादर्स ने दिया है। मूवी मुझे पसंद आई, पर अब मुझे अगले पार्ट्स का ज्यादा वेट है जिनमें जिम दिखेगा। आई एम श्योर आपको भी होगा।
इसी के साथ बात कर लेते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। $60 मिलियन में बनी इस मूवी ने कमाए हैं $150.4 मिलियन। कमाई के मामले में हॉरर मूवीज में इस साल ये तीसरे नंबर पर है। फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स ने इसे भी पीछे धकेल दिया और सबसे ऊपर है सिनर्स। ये सबसे बड़ी मूवी है जो एक स्मार्टफोन पे शूट हुई। T2 ट्रेन स्पॉटिंग के बाद ये डैनी बॉयल का बनाया पहला सीक्वल है। मूवी में जिस इन्फेक्टेड को लोगों ने किलियन मर्फी समझा था वो असल में आर्ट डीलर एंगस नील है, जिन्हें खुद सामने आकर सफाई देनी पड़ी थी, क्योंकि ट्रेलर आते ही लोग गुस्से से पागल हो चुके थे कि किलियन मर्फी को ये कैसे दिखाया गया है मूवी में। खास बात यह है कि ट्रेलर रिलीज होने से पहले डैनी बॉयल ने वो ट्रेलर अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाया था, तो उनकी गर्लफ्रेंड भी यही बोली थी कि इस इन्फेक्टेड को सब किलियन समझेंगे, पर डैनी ने उनकी बात इग्नोर कर दी थी कि पता नहीं क्या बोल रही है, इसे कुछ भी नहीं पता। पर जब ट्रेलर आया तो गर्लफ्रेंड की बात सच साबित हो गई और डैनी बॉयल को शर्मिंदा होना पड़ा। इसके ट्रेलर को 24 घंटे के अंदर 60 मिलियन व्यूज मिल गए थे। अब से ये फैक्ट भी बताना पड़ेगा लेटेस्ट मूवीज में। स्कूल वाले सीन में बच्चे अबाइड विद मी गा रहे थे, वही सॉन्ग 28 डेज लेटर में सुनाई दिया था जब जिम को उसके डैड पेरेंट्स मिले थे रूम में। 28 डेज लेटर में एक सीन है जब जिम और सलीना फ्रैंक की बिल्डिंग में जाते हैं। वहाँ पे जिम सलीना से टैंगो मांगता है। इस मूवी में हमें टैंगो का पोस्टर दिखाया गया है गैस स्टेशन के ऊपर लगा हुआ। यूके में इस मूवी को 15 सर्टिफिकेट मिला है, जबकि पिछली दोनों मूवीज को 18 मिला था। तो ये इस फ्रेंचाइज की पहली फिल्म बन चुकी है जो यूके में 15 सर्टिफिकेट के साथ रिलीज हुई। अल्फा वाले हिसाब किताब के बावजूद अल्फा के जो जेनिटल्स थे वो रियल नहीं थे, प्रोस्थेटिक्स थे, प्रैक्टिकल इफेक्ट्स। एलेक्स गार्डलिन ने ये मूवी इसलिए डायरेक्ट नहीं की क्योंकि उन्होंने बैक टू बैक अभी सिविल वॉर और वॉरफेयर डायरेक्ट की थी, वरना वही डायरेक्ट करते। आइला यानी जोडी कोमर ने जब अपना एक्टिंग करियर शुरू किया था तो उनका गोल था किसी डैनी बॉयल फिल्म में काम करने का। इस मूवी के साथ उनका गोल पूरा हो गया। शूटिंग के टाइम पर कैल्सन और अल्फा सैमसन यानी रैल्फ फिनेस और ची लुइस पेरी दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। दोनों साथ में जिम जाया करते थे। लुइस ने बताया है कि वो रैल्फ के बहुत लंबे टाइम से फैन थे। लुइस ने करियर के शुरुआती दौर में हैरी पॉटर मूवीज में काम किया था हैग्रिड के स्टैंड इन के तौर पर। तब से ही वो रैल्फ के काम को एडमायर करने लगे थे, क्योंकि हैरी पॉटर फ्रेंचाइज में रैल्फ ने रोल किया है वोल्डेमॉर्ट का, पर सेट पर कभी रैल्फ का लुइस के ऊपर ध्यान नहीं गया। सालों बाद इस मूवी की शूटिंग के टाइम पर लुइस ने रैल्फ को वो किस्सा बताया हैरी पॉटर वाले दिनों का, जिसे सुनकर रैल्फ लुइस के अच्छे दोस्त बन गए। बताओ ये लाइफ कितनी अजीब है, कब का मिला कोई कब जाके मिले कुछ नहीं पता। जिमी की गैंग जब इन्फेक्टेड्स को मार रही थी तब टेलेटबीज का थीम सॉन्ग विसल कर रही थी। टेलेटबीज एक दो बार मैंने भी देखा है बचपन में, जब स्कूल से जल्दी आ जाते थे शनिवार को, पर वो बड़ा ही क्रीपी लगता था। जब जिमी स्पाइक को बचाने आता है तब वहाँ पे हमें किलियन मर्फी की आवाज में हेलो सुनाया गया है भटकाने के लिए, ताकि हमें लगे कि जिम आ गया, और वो हेलो लिया गया है 28 डेज लेटर में से। वैसे सीक्वल में ये नाम बड़ी दिक्कत देंगे, जिम, जिमी, जेमी। खैर ये थे कुछ अनसुने फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए। वीडियो और एफर्ट पसंद आए तो एक लाइक कर देना और कमेंट करके बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी। फ्रेंचाइज की तीनों मूवीज को रैंक करना हो तो कौन सी मूवी कहां पे रखोगे। ऐसी और डिटेल्ड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि यूट्यूब भी थोड़ी दुनिया देखने दे इस चैनल को। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां पे आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि वीडियो कब आएगी और आगे कौन सी मूवीज रिलीज होने वाली है, ऐसा बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अब जाते जाते ये बताओ कि बचपन में आप सब किसे आइडल मानते थे, कौन पसंद था। मैं बताता हूँ अपने। डेविल जिन, वेनम, एंटी वेनम, ब्रोली, गोकू, क्रेटोस, बैटमैन, आर्खम वाला, गोस्ट राइडर, गोल्डन समुराई रेंजर, ब्रॉक लेसनर, जॉन सीना, धोनी। बहुत लगाव था इनसे और इन्हीं के गुण लेकर मैं बड़ा हुआ हूँ। डेविल जिन तो आज तक मेरे फोन का वॉलपेपर है। कई फोन बदल लिए पर वॉलपेपर नहीं बदला। वेनम की अपनी एक फिल्म सीरीज चालू हो चुकी है, ब्रोली कैनन हो चुका है, गोकू के और सारे कई रूप आ चुके हैं, क्रेटोस बाप बन चुका है, बैटमैन के भी कई वर्जन आ गए हैं, गोस्ट राइडर गायब हो चुका है, गोल्डन समुराई रेंजर कभी दिखाई नहीं, ब्रॉक लेसनर, जॉन सीना, धोनी सब बूढ़े हो चुके हैं। इतना कुछ बदल चुका है, पर बचपन में जिससे लगाव हो गया वो हमेशा रहता है। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।